हेलो प्यारे बच्चों, सभी को राधे राधे। कैसे हो बच्चों? जोरदार, सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। थोड़ा सा काफी दिनों बाद मिलना हो रहा है। देखो बच्चों, जीवन में एक बात का ध्यान रखा करो, लाइफ में हमेशा एक गोल बना के और एक शेड्यूल बना के रखा करो। क्या रखा करो? शेड्यूल। आप हमेशा डेली खुद के बारे में सोचो और खुद की जो गलती आप डेली करते हो उसका एक एनालिसिस किया। जब तक उन गलतियों को ठीक नहीं करोगे तब तक लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्या नहीं बढ़ पाओगे? आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आप एग्जाम टाइम आ चुका है, तो आप डेली अपने बारे में एनालिसिस करें और कैसे तैयारी करनी है इसके बारे में सोचें और समझें। आई बात समझ में? चलो चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल करंट के अंदर हम चैप्टर को पढ़ चुके थे। चलो बताओ कहां तक हुआ था? ओम्स लॉ हो गया क्या? नहीं हुआ। हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे थे, अपवन वेग, विश्रांति काल और धारा घनत्व और माध्य मुक्त पथ, विद्युत गतिशीलता भी। थोड़ा सा इसका डिस्क्राइब करते हैं और थोड़ी सी बातें हम लोग करते हैं जो पढ़ी। सबसे पहले कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? अपवन वेग के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों? बोलो। अपवन वेग के बारे में जान लिया कि नहीं जान लिया रे? क्या जाना अपवन वेग के बारे में? बोलो। अपवन वेग ऐसा वेग होता है जो इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए रिक्वायर होता है, जो एक औसत वेग होता है। कैसा वेग होता है? औसत वेग होता है। आगे बात समझ में? ये वेग क्यों आता है ये भी मैं आपको समझा चुका था कि जब ये बैटरी से कनेक्ट नहीं होता है, यानी कि विदाउट बैटरी होता है, तब इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आता है? जीरो। लेकिन जब इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इसको क्या मिलता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट मिलता है, जिसके कारण वहां पे एक एवरेज वेलोसिटी मिलती है। उस एवरेज वेलोसिटी को क्या कहा गया? अपवन वेग कहा गया। उसके बाद धारा का अपवन वेग के साथ में क्या रिलेशन आता? बोलो बच्चों। आई बराबर NEAVD। तो आपको जो डाटा दे उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे। उसके बाद में हमने जाना VD के बारे में। किसके बारे में जाना? VD के बारे में। VD का फॉर्मूला क्या था? बोलो। एक बच्चा बोलो जल्दी से। NE² टो बाई, यही VD का फॉर्मूला था। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बोलो। इसके बाद हमने जाना म्यू के बारे में। किसके बारे में जाना? म्यू। म्यू क्या था बेटा? VD बटा ये वाला। अच्छा, इसका क्या कहा था? म्यू को बोलो जल्दी से। गतिशीलता। क्या नाम दिया बच्चों? गतिशीलता के बारे में पढ़ा हमने। और किसके बारे में पढ़ा? जे के बारे में। जे क्या होता था? यानी जितने क्रॉस सेक्शन एरिया से धारा गुजरती है, जितने क्रॉस सेक्शन एरिया से धारा गुजरती है, वो क्या कहलाता है अपना? जे कहलाता है। जे ज्यादा कब होगा? जब एरिया कम हो के बच्चों ज्यादा हो कम। यानी कि इसीलिए आप ध्यान को समझोगे तो वायर पतला क्यों लिया जाता है। आई बात समझ में? कि जितना एरिया कम होगा उससे धारा ज्यादा चलने वाली। इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। इसमें कैसा भी क्वेश्चन है आप लोग कर लोगे, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले नहीं। एक चीज का ध्यान रखना, विश्रांति काल टॉक के बारे में बताया था मैंने आपको। ये एवरेज टाइम होता है। क्या होता है? एवरेज टाइम। यानी ऐसा मानो कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे जा रहा है टो 1 टाइम में, फिर ऐसे टो 2 टाइम में, फिर ऐसे गया वापस टो 3 टाइम लगा। इसको अलग अलग समय लगा टो 4। अगर आपको समय चाहिए टाउ, तो वो क्या होगा? एवरेज टाइम होगा। क्या होगा? एवरेज टाइम। जो क्या बनेगा? टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो 3 देन सो ऑन टो n डिवाइडेड बाय। समझे बात को? आई बात समझ में? इस तरीके से। इसी तरीके से आपसे पूछे कि दो टक्कर होने में जो दूरी तय की जाती है वो क्या कहलाती है? माध्य मुक्त पथ। दैट इज मीन फ्री पाथ। दैट इज मीन फ्री पाथ, जो किसके इक्वल होता है? λ1 प्लस λ2। क्योंकि इनसे टक्कर करेगा तो कितनी दूरी कवर करेगा? λ1, ये λ2, ये λ3, ये λ4, ऐसे ऐसे दूरी तय करता रहेगा डिवाइडेड बाय। तो बोलो इन सारी चीजों में किसी को तकलीफ है क्या? किसी को तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। अब एक छोटी सी चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रजिस्टर के बारे में। किसके बारे में बच्चों? रजिस्टर्स। रजिस्टर का मतलब होता है प्रतिरोध। क्या मतलब होता है बच्चों? आप एक काम समझो, आपके पास एक वायर है,
एक ये वायर। हमने जो वायर लिया है वो लिया है चालक। किसका लिया बच्चों? चालक बोले तो कंडक्टर। और चालक में कौन होते हैं बच्चों? बोलो। मुक्त इलेक्ट्रॉन। अरे कौन होते रे प्यारे बच्चों? यानी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालक में कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर मूव कर रहे हैं और उसके अपोजिट में कौन बहेगी बेटा? धारा। उसके अपोज में कौन आने वाली है? धारा आने वाली है। अच्छा, ये बात समझ में आती है। अब देखना ध्यान से और समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कि आपने इसको 1 एम्पियर धारा दी इनपुट में, आउटपुट में क्या आपको धारा 1 एम्पियर ही मिलेगी? सवाल मेरा है, ध्यान से समझिएगा फिर बच्चों। मैंने इनपुट में कितनी धारा दी बच्चों? 1 एम्पियर। आउटपुट में क्या मेरे को 1 एम्पियर धारा मिलेगी क्या? नहीं। क्यों नहीं मिलेगी बता? बोलो, क्यों नहीं मिलेगी? भाई ऐसा होना चाहिए ना, जैसे पानी का पाइप होता है, उस पानी के पाइप में आप क्या करते हो? पानी इनपुट में देते हो तो सारा पानी बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है। लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीज लगा दो जो पानी को रोके, तो क्या होगा? पानी की रेट फ्लो होने की कम होगी कि नहीं होगी? उसी तरीके से सोचो, क्या आप लोगों ने जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट मिल पाएगा क्या? क्यों नहीं मिल पाएगा? प्रतिरोध के कारण। यानी कि चालक की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो धारा को बाधा करता है। क्या करता है बेटा? क्या धारा आ रही है, इसको रोका, रुक जा भाई। धारा को क्या बोला? रुक जा। रोका नहीं, उसमें बाधा की। मतलब धारा को प्रवाहित होने से रोक तो नहीं रहा है, वो धारा हो रही है लेकिन उसमें बाधा आ रही है। जैसे मैं आपको मान लो कि नीचे कोई अच्छे से गुलाब जामुन बन जाए, ऐसा मानते हैं, अरे मुंह में पानी मत लो, बात कर रहे हैं। अगर आपके सामने अच्छे से गुलाब जामुन है, ऐसा सोचो आपके सामने अच्छे गुलाब जामुन, ये तो खाने भी लग गई यार। तो सवाल ये आता है कि जब आपके सामने गुलाब जामुन हो और आपको नीचे जाना हो, तो आपको नीचे जाने में रोकेगा कौन? अगर रुकूंगा तो तब तो आप रुक गए, लेकिन आपके मन में ठान लिया हमको जाना है, तो बाधा प्रवाहित कौन कर रहा है? पीछे सर। आप उसे साइड में कर सकते हो नहीं कर सकते? तो दोनों बात के मीनिंग समझ में आए कि रोकना और बाधा में क्या फर्क है? तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा तो रोक सकता हूँ, नहीं रोक सकता कि भाई रुक जा, गुलाब जामुन बोल रहा है आजा। मैं बोल रहा हूँ रुक जा, गुलाब जामुन बोल रहा है आजा। क्या तुम रुक पाओगे क्या? उसी तरीके से ये भी धारा में क्या उत्पन्न करेगा? यानी जितना इनपुट आप कंडक्टिंग मेटेरियल में धारा का मिलेगा उतना आउटपुट में मिल नहीं पाएगा। तो रेजिस्टर क्या होता है बच्चों? प्यारे बच्चों, रेजिस्टर हिंड्रेंस उत्पन्न करता है धारा में, यानी कि धारा प्रवाहित होने में बाधा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? बाधा। प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है मेरे बच्चों? इस तरीके से ये इसका सिंबल होता है, इसको आर से बताते हैं। किससे बताते हैं? आर से। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है बच्चों? इसको बताने का तरीका मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? ध्यान से सुनो, ये ओम का तरीका, ये हुआ अपना प्रतिरोध। तो बेसिकली प्रतिरोध है क्या? तो प्रतिरोध किसी वायर के अंदर ही ऐसा गुण आएगा जो उसको रोकेगा। आई बात समझ? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया अभी मिठाई वाले एग्जाम्पल, बात क्लियर हुई? क्यों भाई, बात समझ में आई ना तेरे को कि प्रतिरोध क्या हुआ? कि प्रतिरोध ये हुआ कि एक इंसान का ये रास्ता है, इसको चलना है, अगर मैं कांटे लिया हूं रास्ते पे तो तू क्या करेगा? तेरी स्पीड कम होगी कि नहीं होगी? चलता तो अभी भी रहा है लेकिन तेरी स्पीड क्या होगी? इसमें क्या हुआ? कुछ धारा चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों ने रोकने की कोशिश, इलेक्ट्रॉन रोकने की कोशिश करेगा तो फिर धारा कैसे आएगी? इलेक्ट्रॉन रोकने की कोशिश करेगा तो धारा कैसे मिलेगी? इलेक्ट्रॉन के मुंह से ही तो धारा मिल रही भाई। क्यों? सही बात कह रहा हूं गलत बात कह रहा हूं? कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी तो धारा मिलेगी। अब तुम बोल रहे हो सर इलेक्ट्रॉन ही रोक रहा है तो धारा कैसे मिलेगी? तो समझे? ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से? प्रतिरोध की मात्रा के बारे में पता चल गया
क्या हुआ, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक समस्या आई मेरे सामने और समस्या के बारे में डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा बात को अच्छे से लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, एक ये वायर है आपके पास इस तरीके से, एक वायर है बेटा। इस वायर के अंदर, वायर को क्या बोलोगे बच्चों? तार। वायर को क्या बोलने वाले? तार। अच्छा, इस तार के अंदर मैंने कुछ चीजें लिमिटेशन कर दी, फिक्स कर दी। क्या कर दी बेटा? फिक्स। वो चीजें कौन कौन सी फिक्स की उसके बारे में बात करते, ध्यान से देखना। एक तो मैंने सबसे पहले फिक्स किया इसकी लंबाई। क्या फिक्स की बच्चों? लंबाई। दूसरा फिक्स किया क्षेत्रफल, और तीसरा फिक्स किया बेटा ताप। इस तार के अंदर क्या क्या फिक्स किया? क्यों किया? सबसे पहली चीज तो ये, क्यों? अपने को पता है टेम्परेचर के कारण भी इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते, टक्कर करते। दूसरी चीज एरिया, तो मैंने आपको समझा रखा, क्योंकि कोई सोचेगा सर मैं मोटा वायर लूं, कोई बोलेगा पतला वायर लूं, क्योंकि मोटे वायर का और पतले वायर का एरिया में फर्क होता है कि नहीं होता है? भावेश्वर और मेरे में फर्क है कि नहीं है? समझ गए ना कि मेरा एरिया कम है ज्यादा है? लेकिन मेरी लंबाई क्या है बेटा? ज्यादा। भावेश्वर का एरिया क्या है? ज्यादा, लेकिन लंबाई क्या है बेटा? तो दो इंसानों में ऐसा हो सकता है, तो दो तारों में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, इसके इस तरीके से एक तो लेंथ फिक्स की बेटा, उसका एरिया भी फिक्स किया और टेम्परेचर भी फिक्स किया। क्या क्या बेटा? तो लंबाई फिक्स कर दी और एक क्षेत्रफल भी फिक्स कर दिया, और तो फिर सीधा आई बात समझ। हाँ बोल के कर देती हूँ। ये किसकी कॉपी है? किसकी? तुम्हारे पास कैसे है? वो लेके नहीं गए अपनी कॉपी? सारी इधर ही पड़ी उसकी है, सारी फिजिक्स की लेके गई वो, बायो की भी, केमिस्ट्री की भी, तो मजे है तुम्हारे। चलो लेके आ जा। चलो, तो तीनों चीजें फिक्स कर, तो क्या, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी चालक कंडक्टर के अंदर सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं बोलो? चालक। तो किसी भी चालक में ये तीनों चीजें नियत रख दी जाए। क्या रख दी जाए? नियत बोले तो फिक्स। और तुम्हारे मन की नीयत नहीं है गुलाब जामुन वाली, तुम अभी भी उसी में खोए हो। देखो इनको, देखो मैडम को, सोच रहे हैं कि कब यहां से निकले और गुलाब जामुन खाएं। तो क्या कहा मैंने? ताप, दूसरा बोलो फिक्स कर दी। तो इस तार के अंदर जो धारा जाएगी, तार ए भी बोल दो। तार को क्या बोलते हैं बच्चों? तो इस तार में जो धारा जाएगी, ध्यान से सुनना, यदि किसी चालक की ताप, लंबाई और क्षेत्रफल नियत कर दिया जाए तो चालक में प्रवाहित धारा, तो चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों, सिरे कौन कौन से? ए और उन सिरों के विभव के समानुपाती होती है। ये कहा था ओम साहब। तो ओम साहब ने क्या कहा? I प्रोपोर्शनल टू। आई बात समझ में? तो कोई भी कंडक्टर वायर होगा
उस कंडक्टर वायर में जो धारा गुजरेगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? वोल्टेज के। आई बात? तो यानी ऐसा कह सकते हैं क्या कि जितना वोल्टेज होगा उतनी धारा? ये बात नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हम वोल्टेज जो लेते हैं वो डीसी सोर्स लेते हैं। कैसे लेते हैं? डीसी तो फिक्स होता है वोल्टेज। एसी तो फ्लक्चुएट वोल्टेज होता है। एसी जो वोल्टेज होता है वो तो फ्लक्चुएट होता है। यानी कि वोल्टेज में चेंज करने से करंट में चेंज होने वाला तो नहीं है। लेकिन इन्होंने बोला कि धारा का मान ज्यादा, या धारा जब प्रवाहित होगी तो उतनी प्रवाहित होगी जितना उसका वोल्टेज लगाया जाए। आई बात समझ में? ये किसका नियम था? ओम्स का। ये चीज ओम ने बोली थी कि किसी भी चालक तार के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समान। लेकिन कब? ये क्राइटेरिया भूलना नहीं। आगे बात समझ। तो कोई पूछे ओम का नियम क्या होता था, आप क्या बताओगे? जब किसी चालक में या चालक तार क्या क्या नियत करे बच्चों, बोलो। एक मैं आपको अच्छी चीज बताता हूँ। तो किसी चालक की तीन चीजें कौन कौन सी बोलो बच्चों? ताप, लंबाई और क्षेत्रफल। क्या कर दी जाए बच्चों? नियत। क्या कर दी जाए रे? नियत। तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, उसके सिरों पर उत्पन्न विभव, या देखो उसके सिरों पर उत्पन्न विभव कभी नहीं होगा। समझ गए ना क्या लिखना है? समझ में आई बात? चीजें खुद से प्रैक्टिकल कर सीखो, प्रैक्टिकली खुद से सीखो। तो ये ओम से होता। आई बात समझ में? लेकिन क्या हुआ, किसी ने कहा कि यार आई प्रोपोर्शनल टू वी है, अच्छी बात। तो आई जो है अपना वो डिपेंड किस पे करने वाला है? सवाल क्या था कि जो अपना आई है वो किसके ऊपर डिपेंड करने वाला? क्या वोल्टेज में चेंज लाने से करंट में चेंज होगा? नहीं होगा। करंट में चेंज सोचो, आई चेंज भी नहीं होगा। सवाल अच्छा है, आई चेंज कैसे होगा? आई तो वी से आ रहा है। आई को लाने वाला कौन है? वी है कि नहीं? अरे मानते हो कि नहीं मानते? तब आई में कैसे चेंज कर लो? आपको लाने वाले कौन है? अपनी माँ। उसमें चेंज कर लोगे? नहीं कर सकते। तो किसको चेंज कर सकते? ध्यान से देखो, वी बढ़ाने से आई कभी भी बढ़ता नहीं है, वी घटाने से कभी भी आई घटता नहीं है। तो सर ये प्रोपोर्शनल नियम का तो पालन ही नहीं करता। लेकिन क्या हुआ कि जितना वोल्टेज जाता है उतनी धारा तो आती रहती है। तो क्या बोला? तो बोला कि V अपॉन आई का जो अनुपात होता है, V अपॉन आई का जो अनुपात होता है वो R कहलाता है। ये डेफिनेशन और आई बाद में। क्या डेफिनेशन आई? कि V अपॉन आई का जो अनुपात होता है, V अपॉन आई का जो अनुपात होता है वो R कहलाता है। क्या कहलाता है? आई बस। तो ये भी ओम के लॉ से पता चला। अगर हमें आई में चेंज लाना हुआ तो इफ वी वांट द चेंज इन द आई, तो आई की वस्तु क्या बना? V अपॉन R। हम पता है डीसी करंट ले रहे, तो V में चेंज करना पॉसिबल तो है लेकिन कर नहीं पाएंगे क्योंकि डीसी फिक्स होता है। तो आई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, यानी जो चेंज आप आर में लाओगे वो आई में आ जाएगा। समझे? यानी जितना कम प्रतिरोध होगा उतनी धारा क्या आएगी? समझो कि अगर पीजे सर एक बार में ही मान गए तो तुम गुलाब जामुन खाओगे कि नहीं खाओगे?
खाओगे ना? देखो बात को वहां से समझने की कोशिश करो। तो जितना प्रतिरोध कम होगा, आप खुद फील करो ना तार के अंदर कि जितना बाधा कम उत्पन्न करे उतनी ज्यादा धारा जाएगी कि नहीं जाएगी, और जितना ज्यादा बाधा उत्पन्न करने वाला होगा उतना। समझे? आई बात समझ? ये पूरा ओम्स लॉ था। बोलो इसमें कोई समस्या हो तो जल्दी से बोलो मेरे बच्चों, बात ध्यान से। सबसे पहले किसके बारे में देखा? इस यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना कि किसी भी चालक के अंदर जो धारा गुजरेगी वो उसके एंड पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल। लेकिन ये बात वो नहीं कह रहा कि इसमें चेंज करो तो ये चेंज होने वाला है। दूसरी चीज, और अपने को ये चीजें भी क्या रखनी है बच्चों? नियत रखनी है। इन चीजों को अगर आपने छेड़ा तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दिक्कत करने वाला कौन है? और आर किसके ऊपर निर्भर करता है? सवाल आता है। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये आर कैम खेलता है यहाँ पे, तभी तो सारा खेल इसके ऊपर निर्भर है। देखो लेंथ आई वापस, एरिया आया कि नहीं आया? देखो लेंथ एल ली थी फिक्स करके पहले, एरिया मैंने इसका बोला था ये रखना है आपको। आई बात समझ में? चलो की बात हमने कर ली थी। तो ओम में हमने क्या जाना था? ये सारी चीजें जानी। समझ में आ गया ओम का नियम क्या होता है? ठीक है, अब थोड़ा सा रिकैप करते हैं कल वाली चीज को, थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, ये तो आपका उसका हुआ पड़ा है सारा, बस हो गया, इतना ही है। चलो एक चीज देखना बेटा, कल से एक बार वापस बात करते हैं। कल हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात की थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोले तो अपवन वेग, अपवन वेग के बारे में हम लोगों ने बात की, और हमारे पास में जो रिलेशन आया अपवन वेग का वो इस तरीके से आया, I बराबर NA VD। एक ये रिलेशन हमारे पास था। आई बात समझ? एक चीज ध्यान से देखो, तो मैंने VD का रिलेशन बताया, वो क्या आया था बताना जल्दी से। VD का बोलो जल्दी से। N स्क्वायर टू अपॉन M आएगा। चलो अब एक चीज ध्यान से बताना, मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, इस बार पॉजिट्रॉन से बात कर रहा हूँ। किससे बात कर रहा हूँ? पॉजिट्रॉन। आपको बता चुका हूँ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में क्या डिफरेंस है, कि जब पॉजिट्रॉन होता है ना तो धारा सेम डायरेक्शन में लेनी है। कौन सी डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन। और जब इलेक्ट्रॉन्स होता है तो धारा अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा समझिए एक पॉजिट्रॉन है हमारे पास में इस तरीके से, और वो यहाँ तक पहुंच गया। कितना डिस्टेंस कवर करेगा? लैम्डा। समय कितना लगेगा? एक बात, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना रहेगा? 0 रहेगा। चलो अब मोशन की दूसरी समीकरण लगा के मुझे ये डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताइए गति की सेकंड इक्वेशन से। गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। जो हमारे पास में ऐसी रिलेशन आया था कल, आपको याद है कितना आया था? A बराबर, यही था एसिलेशन कि कुछ और था बच्चों? ये वाला हमारा एसिलेशन था। A बराबर E अपॉन M। यहां पे डिस्प्लेसमेंट कौन सा? इक्वेशन क्या है बेटा? S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इक्वेशन गति की सेकंड इक्वेशन यही तो होती है, क्या नहीं रे? कल मैंने फर्स्ट लगवाई थी, आज मैं सेकंड से करवा रहा हूं। ठीक है, कल मैंने फर्स्ट इक्वेशन से टो निकाल के वैसे करवाया था, आज मैं थोड़ा दूसरे तरीके से सिखाता हूं। एक तरीका आप हमेशा याद रखोगे तो आपको एक से बढ़ के तरीके आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? आई बात समझ? अब लगाओ यहाँ पे तरीका, और मुझे लैम्डा निकाल के दो। आप ये तरीका लगाओ प्यारे बच्चों, और मेरे को लैम्डा निकाल के दो।
क्या आया? डिस्प्लेसमेंट कितना है? लैम्डा। इनिशियल वेलोसिटी 0। आगे बोलो हाफ ए ई बटे इंटू टॉ स्क्वायर। इक्वेशन है हमने पास। अब यहां से क्या निकालना चाहते हो? वीडी निकालना चाहते हो। क्या निकालना चाहते हो? वीडी। तो सोचो प्यारे बच्चों कि लैम्डा बराबर क्या बना? ध्यान से देखिएगा। लैम्डा बराबर 1/2 ई टो बट्टा एफ इंटू टो। बोला मैंने क्या किया रे? टो को अलग कर दिया। ये दो टो आपके मल्टीप्लेक्शन में थे कि नहीं थे? टो इंटू टो कर दिया। इस टो को नीचे लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा? लैम्डा बट्टे टो बनेगा। और लैम्डा बट्टे टो जब निकालोगे तो क्या बनेगा? 1/2 ई टो बाई। और आपको पता है ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है और इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए जो एवरेज वेलोसिटी रिक्वायर होती है वो क्या कहलाती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अंडरस्टैंड? ये चीज आप पहले से जानते हो। तो यहाँ पे वीडी बराबर क्या है? 1/2 ई टो बाई। आया था फॉर्मूला ये अपना? सेम ही चेक कर लो एक बार। सर 2 नहीं आया होगा, है ना? ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है तुम्हारा, ध्यान रखिएगा। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। देखो जिस तरीके से निकालते उसमें चेंज आता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, रुक जाओ। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला आपने को मिला। आपको पता है हमने एक रिलेशन निकाला था, आई बराबर है नहीं ये वीडी। क्या मैं इसमें वीडी का मान रख के देखो क्या इक्वेशन है? ध्यान से देखो रखो 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 रख के देखो। हवा में बातें मत किया करो, नहीं तो हवा में उड़ जाओगे। मैं बताए आपको क्या सिखाना चाहता हूँ। मैं बताए यहाँ से आपको इतना बेसिक अंदर डाल लूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा और आप कहाँ आर में चले जाओगे। और मैं आपको रो के अंदर जाना चाहता हूँ। मैंने ओम्स लॉ बताया था, आर बराबर रो एल अपॉन ए। मैं बेसिक रो बताना चाहता हूँ, इसके लिए मैं ये सारी चीजें यूज कर रहा हूँ। बोलो कितना आया? 1/2 ई। अच्छा ये निकालना था क्या? चलो चलो चलो। आई बराबर एन ई ए वी डी। वी डी का मान कितना है बेटा? ई टो बट्टे 2। ध्यान से देखना, तो आई बराबर आएगा एन ई स्क्वायर ए टो बाई 2 इंटू ई। आई बस। और आपको पता है ई बराबर क्या होता है? वी बटे एल। आपने कंडक्टर के केस में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन लेंथ होती है कंडक्टर की। तो आई बराबर क्या आ गया बेटा? एन ई स्क्वायर ए टो अपॉन 2m इंटू वी अपॉन एल। ये वी क्या? पोटेंशियल है, ध्यान रखिए। और आपको पता है ये वी है और ये आई। आज हमने एक रिलेशन जाना वी और आई के बीच में। किसके बीच में प्यारे बच्चों? वी और आई के बीच में। और वी और आई के बीच में रिलेशन जाना, तो वी और आई में क्या रिलेशन होता है? वी अपॉन आई क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस। दैट इज रेजिस्टेंस। द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, दैट इज रेजिस्टेंस, व्हिच यूनिट इज ओम। वी नो दैट। सो यहां से हमारे पास में ध्यान से देखोगे तो हम ऐसा एडजस्टमेंट करें कि ये अपना वी अपॉन आई बन जाए। क्या एडजस्टमेंट करना है बोलो? अरे बोलो, वी अपॉन आई बनाना। यानी ये वी है, आई को कहां लेके जाओ? नीचे। और ये सारा किधर लेगा? ऊपर। वेरी गुड, गुड़िया ने बोला ऊपर। तो यहां से हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो इस तरीके से आने वाला है और वो आएगा हमारे पास में वी अपॉन आई बराबर 2m अपॉन एल। अभी छोड़ दो,
2m/n² 2 बचा क्या l और e। अब दिमाग में कुछ आ रहा है? l/e सही तो ना बेटा? क्यों मेरी बहन, क्यों दिव्या जी, सही बोल रहा हूँ क्या गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना? अब ध्यान से देखो, इसको देख के कुछ चमक रहा है? इसको देख के क्या चमक रहा है बेटा? आर। क्या चमक रहा है बेटा? आज बेटा आर बराबर क्या होता है? v/i। ये तो बन गया बेटा क्या? आर बराबर, इसको मैं लिखता हूं रो। क्या लिखता हूं बेटा? रो l/e। आया बात समझ में? ये रो था अपना। रो को कहते हैं बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दैट मींस विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसका नाम होता है विशिष्ट। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस दैट विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसका नाम होता है। तो कोई पूछे कि आर किसके ऊपर डिपेंड करता है? सवाल आया हुआ भी एग्जाम का, अच्छा सवाल है। क्या आर जो हमारा है वो केवल और केवल लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा है या किसी और चीज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है? वेरी गुड, गुड़िया ने बोला किसी और चीज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा। और वो चीजें कौन है? वो है रो। कौन है? रो। और रो जिसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, रो जिसके ऊपर डिपेंड करेगा उसके ऊपर भी तो आर निर्भर करेगा। राइट के रॉन्ग? अंडरस्टैंड क्या कह रहा हूं? बात को ध्यान से सुनिए। मैंने बोला आर एल और ए के ऊपर निर्भर करता है क्या? बिल्कुल तो करता तो है, लेकिन उसके अलावा कुछ और चीजों पे भी करता है। वो चीजें कौन सी? वो चीज है रो। कौन है बेटा? रो। अब रो किसके ऊपर निर्भर करता है? तो ये रहा एम। तो कोई पूछे तो मास के ऊपर भी डिपेंड किया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज एंड देन एवरेज टाइम। टाउ टाउ क्या बताया? एवरेज टाइम बताया था। टो 1 + टो 2 सो ऑन दैट 2 डिवाइडेड बाय 8। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। ये चीज आई बात समझ में? तो कभी आपसे ये सवाल पूछा जाए तो क्या करो? सवाल क्या पूछा जाएगा कि आर बराबर 2m/n² टो डॉट l बाई e। तो आर बराबर कितना होना है? रो l बाई e। तो someone is asked to you the dependency of resistance, कि रेजिस्टेंस जो है वो किसके ऊपर निर्भर करने वाला है? तो हम लोगों को पता है कि आर जो डिपेंड करेगा वो बेसिकली एल और ए के ऊपर तो निर्भर करने वाला ही। आर का मान एल और ए के ऊपर तो निर्भर करने वाला ही है, लेकिन उसके साथ में जो जिसके ऊपर निर्भर करेगा वो क्या होगा बच्चों? रो। ये रहा रो। रो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? दैट इज मास ऑफ कंडक्टर। और बोलो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। बताया था? उसके बाद में इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और उसके बाद में बोलो बेटा एवरेज टाइम टाउ। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी, ये जेई में सवाल आएगा एक बार। ये बेसिकली चीज होता है। देखो इसको ध्यान से एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार यहां से चेक करो, आपके दिमाग में नहीं आया हो लिखना हो तो फिर आगे से शुरू करते हैं। क्लियर? कोई तो दुख तकलीफ समस्या है क्या? बोलो। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। यहां तक कहानी क्लियर होगी? चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं।
अब सवाल ये आता है कि अपने को जो रिलेशंस मिले वो इस प्रकार से थे हमारे पास। क्या क्या रिलेशन था? आई का रिलेशन, दैट इज NEAVD। उसके बाद किसका रिलेशन था बोलो? VD का अभी सीखा हमने। क्या रिलेशन था बोलो जल्दी से? ऐसे आ जाओ, NE स्क्वायर टू बाई 2, यही था। अरे यही था क्या? ये नहीं था तो क्या था भाई बता? 1/2 E टू बाई M। ये चीज ध्यान रखना, दिमाग से इसकी हो जाएगी। बोलो वापस से क्या था इक्वेशन बोलो। तो ये क्या था? NE स्क्वायर A2/2 है। आई का एक और मान आता है, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपको ये याद है और ये याद है तो इसका आप रिलेशन VD निकाल के कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो आपको याद रखना पड़ेगा आई का फॉर्मूला, जो क्या था बेटा बोलो? NE स्क्वायर, आगे बोलो, 2/2। अब कौन सा लगा है वो डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि विच फॉर्मूला इज बेटर एंड विच फॉर्मूला इज अप्लाइड, दैट्स डिपेंड ऑन द फॉर्मूला। कि हम फॉर्मूले को देखें और डाटा क्या देखें। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या रहने वाली है? डाटा। तो डाटा डिसाइड करने वाला है कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। समझ गए बात को अच्छे से? चलो, आप लोगों को पता है कि अभी आपको पता चला कि एवरेज वेलोसिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन के चलने की वो VD कहलाएगी। क्या यहाँ पे एवरेज स्पीड भी हो सकती है? औसत चाल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो औसत चाल आएगी वो औसत चाल क्या कहलाएगी? आपकी अपवन चाल कहलाएगी। तो दो चीजें हुई, एक तो वो अपवन वेग और एक हुई अपवन चाल। तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो औसत वेग मिलने वाला है वो तो बच्चों कहलाएगा, और इलेक्ट्रॉन के चलने से जो औसत चाल मिलने वाली क्या कहलाती है? अपवन चाल। आपको पता है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा। तो इलेक्ट्रॉन कितना चलेगा? L चलेगा। और समय कितना होता है? क्या निकाल लोगे? और VD क्या होता है आपको पता ही है अच्छे से। आगे बात समझे? 1/2 E 2/2, ठीक है। और टाउ क्या होता है आपको बताने की जरूरत है नहीं। चलो दूसरी चीज की बात करते हैं और थोड़ा सा इसको आगे लेके जाते हैं। चलो एक बार देख लो जल्दी से। ओम्स लॉ भी आपका हो चुका है। चलो एक चीज और बताने बाकी रही थी, करो जल्दी से। एक सवाल जो आता है ना वो बहुत अच्छा सवाल आता है, प्यारा सवाल आता है। देखो ये रिलेशन अपने को पता चल गया। ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप, लेंथ अपॉन टाइम से VD की वैल्यू रखे आप लेंथ फाइंड कर सकते हो। ये चीज भी मैंने आपको दिखा दी। एक चीज ध्यान से सुनो, समझो। R बराबर क्या था? रो L बट्टा E। बेसिक फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है कि R बराबर जो आएगा वो आएगा रो L बट्टे E। इस चीज का ध्यान रखना, समझे? अब आपको ध्यान ये रखना है कि रो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, तो रो का मान रखना है आपको। क्या बताया था? 2m अपॉन NE स्क्वायर टू L। अब आप डिपेंडेंसी बता दोगे इसकी, लेकिन सामान्यतः यही चीज आपको याद रखना। अब सवाल बोले कि लेंथ को डबल कर दिया जाए, एरिया से हम रखें। सवाल क्या बोले? लेंथ को डबल कर दिया जाए, लेंथ को ट्रिपल कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए। हो सकता है वो एरिया को चेंज कर दे। किसको चेंज करे? एरिया को। तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा आप पता कर सकते हो?
कर सकते हैं, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हो। एरिया जितना चेंज हो यहाँ लिख दो, लेंथ जितनी चेंज हो यहाँ रख दो, तो ऑटोमेटिक चेंज किसमें मिल जाएगा? रेजिस्टेंस में मिल जाएगा। इस बात में कोई दोहराया नहीं। और रो के बारे में बात की तो रो क्या हुआ? रो निकालो बेटा, आर ए अपॉन एल हुआ। इसको हमने एक नाम दिया था विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कैसा बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दैट मींस एक स्पेशल प्रतिरोध के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? एक स्पेशल प्रतिरोध के बारे में बात हो रही है। यानी कि ये जो प्रतिरोध एक स्पेशल कैटेगराइज रेजिस्टेंस है, यानी कि कह सकते हैं कि इसमें कोई ना कोई स्पेशल चीज मिलने वाली। क्या मिलने वाली है? कोई ना कोई स्पेशल चीज। अच्छा, तो वो स्पेशल चीज क्या है इसके बारे में जानना। तो वो स्पेशल चीज क्या है वो हमको जानना, उसके बारे में बात करते हैं। एक ऐसा रेजिस्टेंस, अगर हम यहां से मेरे बच्चों एरिया और लेंथ को गायब करना चाहिए तो क्या कर सकते हैं बताइए? वेरी गुड। गुड़िया ने बोला कि दोनों को 1 मीटर कर दे। बेटा लेंथ को तो 1 मीटर कर देगी, लेकिन एरिया क्या करना पड़ेगा? 1 मीटर स्क्वायर कर दीजिए बेटा। तो रो बराबर क्या आ गया? आर। तो रो बराबर आ गया। तब यहां से डेफिनेशन बनी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है स्पेशल रेजिस्टेंस दैट लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर and the area of cross section is 1 meter square. That resistance is called specific resistance. एक ऐसा प्रतिरोध जिसका लंबाई चालक का कितना होना चाहिए? 1 मीटर, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर। तो वो प्रतिरोध क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। अब यहां से समझते हैं, इसका मात्रक निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है? रो बराबर आर ए अपॉन एल। रो बराबर आर का मात्रक क्या होता है? ओम। एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का तो रो बराबर, इसकी यूनिट याद रखना बेटा। जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होता है, उसका मात्रक क्या होता है? ओम गुणा मीटर। ये यूनिट कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ये जो यूनिट है बेटा, वो कई बार एग्जाम के अंदर इस चीज का ध्यान रखना। अंडरस्टैंड? क्लियर? यहां तक किसी भी भाई बहन को समस्या दुख तकलीफ हो तो बता। प्यारे बहनों और भाइयों, डायलॉग चेंज करते हैं। पहले बोलते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम चेंज करते हैं, प्यारे बहन जी लोगों और भाई जी लोगों, कोई समस्या तकलीफ दुख हो तो बोलिए। कोई तकलीफ नहीं? अब सवाल करवाया जाए, जितना बड़ा हो। देखो हम लोगों ने सारा बेसिक खत्म कर दिया। अब इसमें चालकता और चालक तो थोड़ी 2-3 चीजें बची है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं इस बार। चालकता कहाँ है? केमिस्ट्री में कर ली तुम लोगों ने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, वहां देख लेना चालकता क्या होती है, चालकता क्या होती है, वैसे हमारे सिलेबस में नहीं। अभी इसके बाद नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंसों का कॉम्बिनेशंस, और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बाद किरचॉफ, और किरचॉफ के बाद जो आपका आता है वो हमारे पास आता है लास्ट में व्हीटस्टोन ब्रिज, और व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद आता है कनेक्शन ऑफ सेल्स या संयोजन। तो देखिए इस बार रेजिस्टेंस का जो संयोजन है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, वो भी सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन वो करवाया जाएगा, वो करवाया जाएगा। क्योंकि नहीं कराओगे तो तुम्हें हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में फंसा दे। उसे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आगे आते हैं, पहले किरचॉफ को खत्म करते हैं। किसको बच्चों? किरचॉफ के बारे में बात करते। ध्यान से सुनना बेटा, नई चीज पढ़ रहे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और समझिए। इसको हिंदी में किरखौफ बोलते, इसका खौफ था, क्या था बेटा? जैसे तुम लोगों का खौफ होता है ना कि तुमसे कोई नहीं डरता है, जैसे तुम्हारा लोगों का खौफ है कि तुमसे कोई भी डरता नहीं है, उसी तरीके से इसका भी खौफ था, किरखौफ नाम था इसका बच्चों। ध्यान से सुनिएगा। किरचॉफ ने स्टडी किया दो चीजों पे। किस पे किया बच्चों? दो चीजों पे किरचॉफ ने स्टडी किया। वो दो चीजें कौन कौन सी थी एक बार देखते हैं बेटा। किरचॉफ की बात कर रहे थे, तो किरचॉफ ने क्या किया? दो नियम बनाए। क्या बनाए बच्चों? दो।
तो किरचॉफ ने सबसे पहले स्टडी की दो चीजों पे, एक था वोल्टेज और दूसरा था करंट। किरचॉफ ने क्या किया, दो चीजों पे स्टडी की, एक था वोल्टेज तो दूसरा क्या था बेटा, करंट। आई बात समझ में? अब किरचॉफ ने दो नियम दिए, एक नियम दिया करंट के लिए मतलब धारा के लिए, किसके लिए मेरे बच्चों, करंट मतलब धारा, और एक वोल्टेज के लिए। धारा के लिए कौन सा नियम दिया, ध्यान से देखो, इस नियम को कहा गया केसीएल। क्या कहा गया बच्चों, केसीएल। इसको कहा गया केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ के नाम से जाना जाता है इसके लिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किरचॉफ के दो नियम है, एक नियम धारा का है तो दूसरा वोल्टेज का। आगे समझ में, किरचॉफ नाम है बेटा, ठीक है। केसीएल का मतलब है किरचॉफ करंट लॉ, हिंदी में इसे कहेंगे किरचॉफ का धारा नियम। दूसरा है किरचॉफ का वोल्ट का नियम। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को अच्छे से और समझने की ट्राई करिए। किरचॉफ ने क्या कहा, किरचॉफ ने एक बात बोली कि एक सर्किट होता है, सर्किट आपको पता ही है, सर्किट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट, कि जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट्स होते हैं उनको जोड़ के एक हम परिपथ बनाए, सबको जोड़ के एक सर्किट बनाए, उसे सर्किट कहते हैं। सर्किट में क्या क्या हो सकता है, तो सर्किट में रेजिस्टेंस भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है, और कैपेसिटेंस और बैटरी का कनेक्शन, इतना अपने पास होगा। यानी कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिसमें हमारे पास रेजिस्टेंस भी होंगे, खूब सारे भी आप बना सकते हो, एक इंडक्टर भी होगा, जरूरी नहीं है कि सारे एक साथ हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, कैपेसिटर का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो सबसे पहले आप रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन कर लीजिए, जितने आपको जोड़ने, एक चाहते एक रखिए, आपको जितने इंडक्टर जोड़ने हैं वो जोड़ दीजिए, जितने कैपेसिटर जोड़ने हैं वो भी जोड़ दीजिए, लास्ट में इसको डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दीजिए, बैटरी में डीसी सप्लाई, अंडरस्टैंड? ये पूरा भाग जो सर्किट कहलाता है। सर्किट के अंदर एक ऐसा पॉइंट मिला, ऐसा मानो एक ऐसा पॉइंट था, चलो अपन थोड़ा सा यहीं पे करते हैं, देखना ध्यान से समझने की ट्राई करिएगा, ये वाली चीज समझिएगा बेटा अच्छे से। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, एक रेजिस्टेंस कहाँ जा रहा है इधर, एक रेजिस्टेंस कहाँ जा रहा है इधर, और अगर मान लो मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देता, सपोज होता नहीं तो लगा देता, तो इस पॉइंट से कितने वायर जा रहे हैं, एक दो तीन। मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाता हूँ, ये सर्किट में ऐसा दिखेगा, मैं इसको जनरली बना रहा हूँ इस तरीके से। देखो मेरे बच्चों, ये हमारे पास क्या है बेटा, एक पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट जहां से तीन या तीन से ज्यादा वायर का कनेक्शन निकले, कितने कनेक्ट, तीन वायर। तो मिनिमम कितने वायर चाहिए एक नोड के लिए, तीन। इस तरीके से मान लो एक नोड है और उससे तीन वायर निकल रहे, कितने वायर निकल रहे बेटा, तीन वायर। तो कह सकते हैं कि नोड एक ऐसा पॉइंट है जहां पे तीन या तीन से ज्यादा कनेक्शन के वायर्स निकलते। पहली बात समझ में आ गई। अब केसीएल ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, केसीएल की कहानी के बारे में सुनो। केसीएल ने कहा इस नोड पर जितनी भी धारा आएगी या जाएगी, क्योंकि ध्यान से देखोगे तो मान लो कि कुछ धारा ऐसे जा रही है, तो ये नोड से क्या हो रही है, दूर जा रही है। अगर धारा यहां से निकलेगी तो ये धारा नोड की तरफ आ रही, तो नोड पे कहानी क्या होगी कि नोड की तरफ धारा आएगी या नोड की तरफ धारा जाएगी। आई बात समझ में, अंडरस्टैंड क्या कह रहा हूं, कि इस पॉइंट को देखो, बैटरी से धारा यहां से निकली, ये धारा गई, ये धारा नोड की तरफ आ रही, नोड से दूर जा रही है, बोलो दूर। ये चली तू, ये तू है छोटी सी गुड़िया, चली,
इस पॉइंट की तरफ जा रही है, पॉइंट से दूर जा रही है। फिर यहाँ अपन मुकेश से मिले, हमारे भाई से मिले, और मुकेश को राजी करके हम यहाँ से चले। तो ये नॉर्थ से दूर जा रहे हो, पास आ रहे हो, आई बात समझ में? तो कहना ये चाहता हूं कि हो सकता है कि नॉर्थ से धारा निकले, यहाँ नॉर्थ की तरफ धारा आए। तो उसने कहा इसमें धारा का मान मान लो I1, I2 और I3। तो किरचॉफ ने कहा कि एक नोड पर, क्या मेरे बच्चों, नोड पर जो धारा का एल्जेब्रिक सम होगा वो 0 के बराबर। ये बात उसने बोली। द सम ऑफ एल्जेब्रिक करंट थ्रू ऑल वायर्स फ्रॉम द नोड, किसी नोड पर धारा का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0। अब बीजगणितीय बोला है मतलब इसमें प्लस माइनस का लफड़ा है। क्या है? प्लस माइनस का लफड़ा है। अगर प्लस माइनस का लफड़ा है तो कौन सी धारा को पॉजिटिव ले और कौन सी धारा को नेगेटिव ले? क्या कह रहा हूं? कौन सी धारा को पॉजिटिव ले और कौन सी धारा को नेगेटिव ले? तो हमने एक सिस्टम बनाया, एक है इनकमिंग करंट और एक है आउटगोइंग करंट। तो किरचॉफ ने कहा आप अपने हिसाब से कर लीजिए। किरचॉफ ने क्या कहा? आप अपने हिसाब से कर लीजिए। तो कर लेते, किसी एक को पॉजिटिव ले लो। तो मैं क्या करता हूं मेरे बच्चों, इनकमिंग को पॉजिटिव कर लेता हूं, आउटगोइंग को नेगेटिव कर लेता हूं। समझे कि नहीं समझे बात? यानी कि आने वाली धारा कैसी लेता हूं? पॉजिटिव। तो जाने वाली धारा कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। यहां पे देखो सबसे पहले आने वाली कौन सी है? I3। चलो यहां से शुरू करते हैं। ये आने वाली है, जाने वाली है? जाने वाली को नेगेटिव I1। फिर I2 जाने वाली का आने वाली है? I3 कैसी है? समझ में आया बात? यहां से अपन लिखेंगे I3 बराबर क्या आ जाएगा बेटा? I1 प्लस। एक बार ध्यान से देखो तो आपसे यहां से कुछ बात समझ में आएगी। देखो एक बार इसको देखो और एक बार इसको देखो, तुम्हारे दिमाग में एक चीज चमकेगी, ध्यान से देखना। I2 I3 कैसी करंट है? ये मेरी इनकमिंग करंट। I2 और I3 कैसी करंट है बेटा? आउट करंट। यानी कि यहां से एक बात समझ में आ रही है कि आने वाली धारा का मान किसके बराबर होता है? जाने वाली धारा के बराबर। अब ये ना लगा के क्या लगाएंगे, इनकमिंग करंट जो हो रही है उसको किसके बराबर कर दो। लेकिन आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि केसीएल क्या होता है, तब बताओगे केसीएल का प्रथम नियम धारा के लिए था, जिसके अनुसार किसी संधि बिंदु पर, नोड को क्या कहते हैं बेटा? संधि बिंदु पर धारा का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0, अर्थात समेशन I बराबर 0। फिर ये कर देना, अर्थात क्या लिखोगे? अर्थात आने वाली धारा का मान जाने वाली धारा के बराबर। अब हाफ ईयरली का दूसरा सवाल इस साल का, कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखा था आप लोगों ने सवाल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन की बात करते, करंट कभी भी संरक्षित रहती है क्या? भाई जितनी करंट डाल दो उतनी मिल पाती है क्या? नहीं। तो कौन संरक्षित रहेगा? चार्ज। कौन चार्ज रहेगा? संरक्षित चार्ज। तो ये डिपेंड करती है चार्ज कंजर्वेशन। किस पे प्यारे बच्चों? चार्ज कंजर्वेशन। दैट मींस आवेश रक्षण के नियम पे कार्य करती है। आवेश रक्षण के नियम पर कार्य करती है। आगे बात समझ। कोई आपसे पूछे किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे कार्य करता है? आवेश रक्षण पे। किरचॉफ का नियम क्या था? तो किसी संधि बिंदु पर धारा का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0। एक बात समझ भाई, कि किसी संधि बिंदु पर धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात समेशन I बराबर क्या हुआ? 0। आप भूल जाओ एग्जाम में किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव, आप अपने हिसाब से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये ध्यान रखना, एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरी डायरेक्शन को कैसा लोगे? नेगेटिव। इस चीज का ध्यान रखना। आई बात समझ में? कि आपके पास में जो धारा आएगी वो पॉजिटिव ले लो,
तो जाने वाली कैसी हो जाएगी, आगे बात समझ, अंडरस्टैंड। अब ध्यान से देखना बच्चों और मेरी कहानी को समझने की ट्राई करना। फिर हमने बोला कि चार्ज कंजर्वेशन लॉ पे जो है वो डिपेंड करती है, काम करती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, उस सवाल का जवाब ध्यान से देने की कोशिश करिएगा। ऐसा मानिए कि हमारे पास 3 वायर है इस तरीके से, यहाँ पे 5 एम्पियर करंट आ रही है, यहाँ करंट जा रही है 3 एम्पियर। तो आपको बताना है यहाँ धारा कितनी जाएगी, 2 एम्पियर। कंसेप्ट क्या लगाना है, आने वाली धारा, तो सबसे पहले जाने वाली को पकड़ो, जाने वाली कितनी है 2, 3 और आई कितनी है 5, 5 में से 3 इधर चली गई, ये कितनी बची 2। ये कुछ ऐसा नहीं लिखना कि इधर करंट आई 5 की, इधर करंट कितने की आई 5 की, और 5 में से 2 इधर चली गई, तो इधर कितनी गई 3। ये नॉट नहीं बना 1 2 3 वायर। तो कोई पूछे नॉड क्या होता है, तो 3 वायर या 3 से ज्यादा वायर हो, तो इसको मैंने एक नॉड की फॉर्म में समझाया। आई बात समझ में? तो देखो फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, वो क्वेश्चन करो, फिर आप लोगों को मैं फ्री करता हूँ। देख लो एक बार वापस बोर्ड पे ध्यान से। है कोई दिक्कत? ध्यान से देख लो, दिक्कत हो तो बोल देना, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत बोलो, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कुछ भी नहीं? चलो ठीक है। जीरो कैसे हुआ, ये तो लॉ था उसका खुद का। तू तेरी मम्मी की लाडली की, देखो गुलाब जामुन क्यों पसंद है, ये कोई सवाल है क्या? इस सवाल का मीनिंग निकाल सकते हैं क्या? ये लॉ था बेटा, किरचॉफ का धारा नियम। कल तो बोलेगी सर आई वी के समानुपाती कैसे ओम से ले सकूंगा, है कि नहीं? वो तो हमने बोला था, बोला था कि नहीं बोला था? कब बोला था? नहीं ओम ने बोला कब, तू जिंदा थी क्या बोला था वो ओम ने? नहीं थी ना, ये चीज का ध्यान रखो। चलो चलो ठीक, एक सवाल करो, अच्छा सवाल देता हूँ तुमको करने के लिए। यहाँ पे 6 करंट है, I1, I2, I3 और 5 और 6। आपको डाटा क्या दे रखा है, I1 का मान आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है -0.3 एम्पियर, I4 का मान गिवन है 0.8 एम्पियर, I5 का मान गिवन है 0.4 एम्पियर। 3 करंट के मान दे रखे I1, I4 और I5। I1 का दे रखा -0.3 एम्पियर, I4 दे रखा 0.8 एम्पियर, I5 दे रखा 0.4 एम्पियर। आपको निकालना है I2, I3 और I6। क्या निकालना है बच्चों, I2, I3 और I6, ये आपको ज्ञात करना है। सवाल समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से? सवाल दे रखा है, ये सवाल दे रखा है, इस पर 3 करंट के मान पता है, 3 करंट आपको निकालने हैं। एक चीज सोचो, आप नोड पकड़ो, नोड कौन सा होगा जहां पे 3 या 3 से ज्यादा वायर हो। तो सबसे पहली चीज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या P एक नोड है क्या? नहीं। तो नोड कौन कौन से बने, Q, R और S। इन तीनों नोड पे आप क्या लगाना शुरू करो, KCL। आने वाली धारा किसके बराबर, जाने वाली धारा के बराबर लगाओ।
सबसे पहले चलो नोड क्यू से स्टार्ट करो। क्यू को देखो कि एक करंट आ रही है I3, एक करंट जा रही है I2, आ कौन सी रही है I6। देखो तीन करंट है I3, I2 और I6। क्या इसमें से एक भी करंट अपने को दे रखी है क्या? एक भी नहीं दे रखी है बेटा, ना I2 दे रखी है, दे रखी है ना I6 दे रखी है। तो क्या करें, इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, R पे पहुंचते हैं। R पे देखोगे तो जा कौन सी रही है, I4 को थोड़ा पीछे ले लो, I4 जा रहा है, I2 आ रहा है, I1 भी आ रहा है, काम बन सकता है यहाँ से। आने वाली कौन कौन सी, I2 और I1। I2 तो नहीं पता है लेकिन I1 पता है, तो क्या इक्वेशन बनी R पे, आने वाली धारा जाने वाली के बराबर। आने वाली कौन सी है, I2 प्लस I1, I2 माइनस 0.3 बराबर में कौन हुआ बेटा, I4 कितना है 0.8, तो I2 कितना आ गया मेरे बच्चों 1.1 एम्पियर आ गया। इसी तरीके से आप S पे निकालो, बोलो जल्दी से कितनी आई, है 0.4, देखते हैं कितनी आती है। क्या I4 गिवन है बेटा 0.8, तो सबसे पहले देखो आ कौन सी रही है और जा कौन सी, एक आ रही है और दो जा रही है, कितनी आ रही है बेटा एक, 0.8 तो आ रही है, यानी ये करंट यहाँ पे पहुंची 0.8, ठीक है। I3 और I5 में कौन सा पता, I5 पता है, I5 कौन सा है 0.4, तो ये कितना लगेगा 0.4, समझ में आ गया। अब Q पे लगाओ नोट, तो आपको क्या क्या मिल गया बेटा, एक तो I2 मिल गया, I2 1.1 एम्पियर मिल गया, 0.4, I6 निकालो। इस बार चार कनेक्शन है, कितने, देखो ये आगे करंट है, इसको थोड़ा पीछे ले लो, समझ गए, यानी जो करंट वायर के जा रही है उसको पीछे ले लो, बस खत्म। क्योंकि जो करंट इससे निकल गई तो यहाँ निकली है, इसी नॉट से होके गई होगी, इसको थोड़ा पीछे शिफ्ट कर दो। अब देखो क्यू पे देखो कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, I6 और I3 आ रहा है, I6 और I3, जा कौन रहा है I2 और I1। I6 का मान कितना है निकालना है, I3 बोलो कितना, 0.4, I2 बोलो कितना है, कितना है, I2 है 1.1, I1 बोलो कितना है, माइनस का 0.3, तो I6 बराबर क्या बना 1.1 माइनस 0.3, 0.4, तो ये आ गया I6 बराबर 1.1 माइनस 0.7, I1 का I6 का मान हो गया 0.4। आई बात समझ में, आ गया सबके उत्तर, कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं, ना ही कोई दुख वाली बात। एक बार ध्यान से देख लो क्वेश्चन कैसे किया मैंने, फिर ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ आपको करने के लिए। चलो दे दो क्वेश्चन करके लाना, ठीक, हाँ बेटा। ये बड़ा एक स्विच है बेटा, इस तरीके से स्विच आएंगे अपने, जैसे अपने स्विच ऐसे होते हैं यहाँ पे ऐसे, अभी ये स्विच खुला है, क्या है मतलब क्या, जब आप खुलने का मतलब है कि आपने खटका बंद, अपने हिंदी में क्या कहते हैं खटका बंद चालू, अपने नॉर्मली जो खटका होता है उसको ऐसे क्या करते हैं बंद और चालू करते हो, अगर आप खटका बंद करते हो तो उसके तार आपस में खुल जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा सर्किट ओपन है, हिंदी इंग्लिश या उल्टा समझना, अपने दिमाग में क्या समझना, खटका बंद है इसका मतलब तारों के कनेक्शन क्या हो गए खुले हो गए, क्या हो गए खुले हो गए,
और जब आपने खटका बंद किया तो यहाँ सर्किट कैसे हो गए? तो मैं अब ये सर्किट कैसा है बेटा? ऑफ। फिर क्या हो जाएगा? अपने ऑन ऑफ और इसके ऑन ऑफ क्या है बेटा? उल्टे हैं। यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ, वापस एक बार बताता हूँ। अपन जब ऑन करते हैं उसमें क्या होता है? जुड़ता है, तो ये ऑफ है। सॉरी, ये कौन सी कंडीशन है? ऑन। ऑफ होगा तो मतलब क्या होगा? धारा जाएगी। समझे? ऑफ का मतलब ये तार आपस में इससे जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा तभी तो यहाँ से धारा जाएगी। तो अपना ऑन इसका उल्टा ऑफ, अपना ऑफ इसका उल्टा। समझ गए? अपना ऑन का मतलब क्या हुआ? अपना ऑन का मतलब सप्लाई आनी चाहिए। सप्लाई कब आएगी? जुड़ेगा तो मतलब ये क्या होना चाहिए? ऑफ। आई बात समझ में? अपना कहते हैं ऑफ, मतलब सर्किट खुल गए। क्या बात है, समझ गए आप लोग? अब तो यार बहुत विद्वान। इस तरीके से सर्किट बनाया था। आगे बात समझ। इस बार क्या दुख हुआ? इस बार धारा का मान नहीं दिया, इस बार वोल्टेज दे दी। क्या दे दी? वोल्टेज। यहाँ पे दिया 20 वोल्ट और यहाँ पे दिया 5 वोल्ट। कितना दिया बेटा? 5 वोल्ट। ये तो ग्राउंड है, समझ ही होंगे ग्राउंड का वोल्टेज कितना होता है बताने की जरूरत नहीं है। आपको निकालनी है इस सर्किट को जब एस को बंद कर दिया जाए तो इसमें धारा कितनी आएगी। इस वाले में आपको धारा कि जब इसको बंद कर दोगे तो यहां से धारा कितनी निकलेगी ये आपको बताना। आप मन से कुछ भी धारा मान लेना और निकाल देना। कैसे करोगे? है ओम्स लॉ से करोगे? कैसे लगाओगे ओम्स लॉ? बोलो। नहीं, ओम्स लॉ लगाओगे कैसे? तरीका बता दो, फिर मैं आपको बता दूंगा। वोल्टेज निकालना, सॉरी धारा ही निकालनी। धारा दी हुई नहीं है, नहीं दी हुई, कैसे निकालना? तो आप देखो बेटा कि ये सर्किट है, इधर तो धारा जाने वाली नहीं है बात। अरे धारा इधर से कहाँ आ रही है? इधर ही आ रही है। कि धारा इधर आ रही है, इसमें भी होगा, एक तरफ से धारा आ रही होगी और ये दोनों धारा मिलके क्या होगा? अब यहाँ तो आ नहीं सकती भाई, दो से धारा, एक से धारा जानी पड़ेगी, मतलब यहाँ से धारा जा रही है। ये आपको समझ में आ गया अच्छे से? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बोलो जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं। यानी ये करंट I1 है मेरी और ये करंट I2 है, तो ये क्या होगी? I, यानी I1 प्लस I2 बराबर क्या हो गया? I3। I बराबर क्या होता है? V अपॉन R। इस पॉइंट के पर देखो बेटा, I1 करंट यहाँ से निकल रही है, इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज डिफरेंस कितना है निकालो जल्दी से। इसका वोल्टेज V मान लेना। कितना मान लेना? V। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन जाएगा? 20 माइनस V बटा रेजिस्टेंस कितना है रेखा? 2। तो 20 माइनस V बटा 2 प्लस V माइनस 5 बटा इसका रेजिस्टेंस कितना था? मैंने लिखा नहीं था सवाल के अंदर, 4 बटा क्या कर लोगे? 4 बराबर में क्या कर लोगे बेटा? V माइनस 0 बटा रेजिस्टेंस कितना है? 2। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी बेटा? करंट। क्या मिल जाएगी? करंट। कितनी आ रही है? 6। पूरा ही सॉल्व कर दिया। पहले प्रतिरोधों को तो सॉल्व करो, ठीक है? ये क्वेश्चन करके लाना। इस क्वेश्चन से हम नेक्स्ट अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। चलो सभी बच्चों को बहुत बहुत